सीजन 3 की शुरुआत में हमने देखा कि नवारो और लगूना कार्टेल के बीच फुल फ्लेश ड्रग वॉर चला था। बर्ड फैमिली नवारो कार्टेल के लिए ही मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, यानी ये ड्रग वॉर सीजन 3 का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। पिछले सीजन वाले इंसिडेंट के बाद से ही मार्टी और वेंडी के रिलेशनशिप में दरारें पड़ने लगी थी। अपनी शादी को बचाने की खातिर शार्लेट के कहने पर दोनों कपल थेरेपी अटेंड करने के लिए तैयार हो गए, बट वेंडी ये नहीं जानती थी कि मार्टी ने सीक्रेटली इनके थेरेपिस्ट को खरीद लिया था। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, थेरेपिस्ट हमेशा मार्टी की ही साइड लेगी। बडी की मौत के बाद जोना एकदम अकेला पड़ गया था। खाली टाइम में ये ऑनलाइन गेम्स खेलकर गोल्ड फार्मिंग के जरिए पैसा कमाने लगा। वेंडी ने मार्टी को बताया कि उन्हें नवारो के बिजनेस को क्लीन सेक्टर में एक्सपांड करना चाहिए, एक्सपांशन विदाउट मनी लॉन्ड्रिंग। बट मार्टी को बिजनेस एक्सपांशन वाला ये प्लान बड़ा रिस्की लगा। FBI के डर से मार्टी ने इस बात से साफ मना कर दिया। रूथ के बहुत समझाने के बावजूद भी वाइट उससे पैसा लेने को तैयार नहीं था। याद है ना, रूथ ने ही वाइट के पापा को मारा था। वाइट चोरी छुपे से किसी करोड़पति के घर पर रह रहा था। घर वालों के वापस आते ही उन्होंने वाइट को पुलिस के हवाले कर दिया। वाइट ने रूथ की मदद लेने से साफ मना कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर डार्लिन ने वाइट की बेल करवा दी। जोना को थोड़ा बिजी रखने शार्लेट ने उसे ड्रोन गिफ्ट कर दिया ताकि जोना ड्रोन की मदद से आसपास के इलाके पर नजर रख सके। मार्टी के मना करने के बावजूद भी उसे बिना बताए वेंडी हेलन के साथ नवारो से मिलने चली गई बिजनेस एक्सपांशन प्लान को डिस्कस करने। नवारो को वेंडी का यह प्लान बहुत पसंद आया, यानी अब मार्टी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। FBI को चकमा देने मार्टी ने अपने कसिनो में बड़ी पोकर टूर्नामेंट रखी थी। इसी पोकर गेम के दौरान फ्रैंक कॉस्ग्रो जूनियर के बर्ताव से तंग आकर रूथ ने उसे कसिनो यानी बोर्ड से नीचे फेंक दिया। रूथ की इस हरकत के बाद मार्टी उसे लेकर फ्रैंक सीनियर से माफी मांगने चला गया। फिर ये डिसाइड हुआ कि मार्टी फ्रैंक सीनियर का प्रॉफिट शेयर बढ़ा देगा, बट इसके बदले रूथ और फ्रैंक जूनियर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। दोनों अनटचेबल हैं। वेंडी का भाई बेन, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, अपनी बीमारी की वजह से नौकरी से निकाले जाने के बाद वेंडी के घर शिफ्ट हो गया। गर्मी की छुट्टियां मनाने हेलन भी उसकी बेटी एरिन को लेकर ओजार्क चली आई। हेलन और उसका पति जीन हाल ही में एक दूसरे से अलग हुए थे, तो पूरी की पूरी सीरीज में किसी का भी रिलेशनशिप ढंग से नहीं चला। नवारो के बिजनेस को एक्सपांड करने मार्टी और वेंडी बिग मडी कसिनो को खरीदने चले गए। तगड़े कंपटीशन की वजह से बिग मडी फुल लॉस में चला था, बट मार्टी को एक्सपांशन प्लान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वापस जाने से पहले वेंडी से छुपकर मार्टी ने कसिनो के ओनर को पट्टी पढ़ाई कि उन्हें ये कसिनो नहीं बेचना चाहिए। अपने इस प्लान को और पक्का बनाने फ्रैंक सीनियर की मदद से मार्टी ने बिग मडी कसिनो के कॉम्पिटिटर की बोट में आग लगा दी। कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो नुकसान भी नहीं होगा, और एक बार प्रॉफिट शुरू हो गया तो कोई क्यों कसिनो बेचेगा। वेंडी को पूरा शक था कि इसके पीछे जरूर मार्टी का हाथ होगा, बट वेंडी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वेंडी ने रूथ की मदद से बिग मडी कसिनो के स्लॉट मशीन्स हैक करवा दिए ताकि सारे के सारे गैम्बलर्स जीत जाए। एक ही दिन में बिग मडी कसिनो के ओनर्स लुट गए। इनके पास अब कसिनो बेचने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरा कसिनो खरीदते ही बर्ड फैमिली सीधा FBI की नजर में आ गए और उन्होंने मार्टी के सारे बिजनेस पर फाइनेंशियल ऑडिट बिठा दिया। इसी का तो डर था मार्टी को। जेल से छूटने के बाद वायट डार्लिन के घर शिफ्ट हो गया। वेंडी ने मार्टी को साफ साफ बता दिया था कि नए कसिनो में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं होगा। ये लोग कसिनो के ओनर्स यानी कार्लसन से उनका होटल भी खरीदना चाहते थे, बट कार्लसन्स ने होटल बेचने से इनकार कर दिया। बिग मडी को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने वेंडी ने मार्टी और रूथ को बिना बताए उसमें ताला लगा दिया। एलन ने भी मार्टी को बताया कि नवारो नहीं चाहता कि उसके नए बिजनेस में मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई काम हो। ये बिजनेस एक्सपांशन नवारो के बच्चों के लिए बैकअप प्लान था। जस्ट इन केस अगर नवारो पकड़ा या मारा गया तो अथॉरिटीज उसके सारे काले बिजनेस को क्लोज कर देंगे, तभी नहीं क्लीन और लेजिटिमेट बिजनेस से उनके बच्चों को पैसा मिलेगा। फ्रैंक सीनियर ने वेंडी के सामने मार्टी की पोल खोल दी कि उसी ने बिग मडी के कॉम्पिटिटर के कसिनो में आग लगाई थी, यानी वेंडी का शक बिल्कुल सही निकला। हेलन के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इसने रूथ से पूछा कि क्या वो मार्टी के बिना भी इस मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस को चला सकती है। रूथ ने इसे बताया कि जी हाँ, ये बिल्कुल चला सकती है, बट हेलन के जाने के बाद रूथ ने इसकी खबर मार्टी को दे दी। मार्टी समझ गया कि शायद हेलन उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। अब हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। वेंडी ने होटल के ओनर कार्ल को पट्टी पढ़ाई कि कब तक अपनी बीवी के गुलाम बनकर रहोगे। अगर वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो जाकर अपनी बीवी को होटल बेचने के लिए मनाओ। ये सुनते ही कार्ल फुल फॉर्म में जाकर अपनी बीवी से झगड़ने लगा। इसी झगड़े के दौरान कार्ल की बीवी टेकरी से नीचे गिरकर मर गई। देख के लग रहा था कि दुखी होने के बजाय कार्ल को इस बात से रिलीफ मिला।
कार्ल और वेंडी दोनों का काम हो गया। डार्लिन से जीक की कस्टडी वापस लेने वेंडी ने उसे सबके सामने हाथ उठाने के लिए उकसाया। एफबीआई की एजेंट माया मिलर ने मार्टी को सरेंडर करने का ऑफर दिया। अगर मार्टी ने एफबीआई की मदद की तो बस कुछ महीनों की सजा काटने के बाद एफबीआई उसे आजाद कर देंगे। एफबीआई एजेंट ट्रेवर ने फ्रैंक सीनियर के बंदे टॉमी को ब्लैकमेल करके अपना खबरी बना लिया। इसी ने फ्रैंक सीनियर के कहने पर कसिनो में आग लगाई थी। भाई एक्सीडेंटली सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया। ट्रेवर एजेंट रॉय पेटी का बॉयफ्रेंड है, था, क्योंकि पिछले सीजन में रॉय मारा गया। यानी ट्रेवर की मार्टी के साथ पर्सनल दुश्मनी है। मार्टी सीक्रेटली वेंडी के फोन को टैप करके उसके और नवारो की पर्सनल बातें सुन रहा था, लेकिन नवारो की आईटी टीम ने भांप लिया कि कोई इनके फोन को टैप कर रहा था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मार्टी एजेंट मिलर का सरेंडर ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मान गया, बट इससे पहले कि इनके बीच कोई डील हो पाए नवारो के आदमी खुलेआम मार्टी को उठा ले गए। रूथ और बेन ने मार्टी को बचाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। नवारो के बंदे मार्टी को उठाकर सीधा मेक्सिको ले गए। बेन को शांत करने वेंडी ने उसे सारा सच बता दिया कि इनकी फैमिली नवारो ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। बेन के पेट में कुछ नहीं रहता। इसने फौरन जाकर शार्लेट और जोना को बताया कि मार्टी को नवारो के आदमी उठा ले गए। बेन ये देखकर हैरान था कि साला बच्चों को भी मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस के बारे में सब पता था। हेलन को टिप मिली कि नवारो उन्हें टेस्ट कर रहा था, ये देखने कि क्या हेलन और बाकी सब मार्टी के बिना भी बिजनेस को चला सकते हैं। उधर मेक्सिको में नवारो के आदमी मार्टी को लगातार टॉर्चर किए जा रहे थे। नवारो को यह भी पता चल गया कि मार्टी ने ही वेंडी के फोन को टैप किया था। नवारो को अब मार्टी पर जरा भी भरोसा नहीं। उसे मार्टी से सीधा सरल जवाब चाहिए था कि मार्टी को आखिर क्या चाहिए। वेंडी का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, वेंडी को सब कुछ चाहिए, बट मार्टी को क्या चाहिए। जैसे हेलन को पता चला कि मार्टी के बच्चे भी मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसने शार्लेट को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बेटी एरिन को हेलन की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। मार्टी के एब्सेंस में रूथ बेन के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को चला रही थी कि तभी उसने देखा कि उनका एक अकाउंट सस्पेंड हो गया। अकाउंट के फ्लैग होते ही सब लोग एकदम पैनिक मोड में चले गए, नवारो भी। बस फिर क्या था, मार्टी ने बड़ी आसानी से नवारो को दिखाया कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाता है। थोड़े जुगाड़ लगाने के बाद मार्टी ने अकाउंट वापस चालू करवा दिया। ये देखकर नवारो काफी इंप्रेस था। यानी मार्टी के बिना इसका मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। मार्टी ने यहाँ एक और बात साफ कर दी कि जब तक मार्टी को सब सेफ नहीं लगता वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं करने वाला। मार्टी को बस यही चाहिए था, बिना टेंशन वाली सेफ एंड साउंड मनी लॉन्ड्रिंग। मार्टी का ये जवाब सुनते ही नवारो ने उसे वापस घर भिजवा दिया। उस अकाउंट को फ्लैग करने के पीछे माया मिलर का हाथ था, यानी माया ने इनडायरेक्टली मार्टी की जान बचा ली। मार्टी के वापस आते ही वेंडी और रूथ ने उसे कसिनो से मनी लॉन्ड्रिंग करने की नई स्कीम बताई। इनके लिए काम करने वाले सैम जैसे कुछ सिलेक्टेड बंदे डेली कसिनो में आकर लाखों रुपए हारेंगे। बाद में कसिनो वो हारा हुआ पैसा उन्हें कैश में वापस कर देंगे, यानी एफबीआई की आंखों के सामने मनी लॉन्ड्रिंग। रूथ और फ्रैंक जूनियर के बीच का झगड़ा खिंचते ही जा रहा था। फ्रैंक जूनियर ने रूथ से इनडायरेक्टली बदला लेने उसे गाड़ी के अंदर बंद करके धक्केदार सवारी करवाई। फिर फ्रैंक जूनियर से बदला लेने बेन ने उसकी स्पोर्ट्स कार पर परिंदों के लिए चारा डाला। ढेर सारे परिंदों ने फ्रैंक जूनियर की गाड़ी की बैंड बजा दी। ट्रेवर के कहने पर टॉमी हेलन की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगा। एरिन को भी किसी भी हालत में ओजार्क से वर्जिन वापस नहीं जाना था। जोना ने टॉमी को मार्टी के रूम में घुसते हुए देख लिया। ये समझ गए कि टॉमी में जरूर कोई गड़बड़ है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वायट ने डार्लिन के साइड से गवाही दी। वायट की मदद की वजह से डार्लिन को जीक की कस्टडी वापस मिल गई। फिर वायट और डार्लिन डेट करने लगे। मार्टी ने नवारो से वादा किया था कि वो एफबीआई एजेंट माया मिलर को अपने साइड कर लेगा, बट माया का बैकग्राउंड चेक करने के बाद वेंडी को पता चला कि माया मिलर को फंसाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। लेकिन मार्टी को पूरा यकीन था कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। माया को अपने जाल में फंसाने मार्टी ने हेलेन की मदद ली, बट माया इतनी आसानी से पलटने वाली नहीं। मार्टी की तरह ही वेंडी ने भी थेरेपिस्ट को रिश्वत देना शुरू कर दिया। इनकी थेरेपिस्ट दोनों हाथों से पैसा बटोरने लगी। नवारो के कहने पर मार्टी और वेंडी ने केंटकी का तबेला खरीद लिया। एक्चुअल में नवारो को उसके अपोनेंट लगूना गैंग से बदला लेना था। लगूना का एक विनिंग हॉर्स इस तबेले में पल रहा था। नवारो के आदमी ने लगूना से बदला लेने उस घोड़े को न्यूटर कर दिया। डार्लिन ने वाइट के साथ मिलकर फिर से उनके फैमिली हेरोइन बिजनेस को शुरू कर दिया। डार्लिन ने हेलन को भी इसकी खबर कर दी। थेरेपिस्ट ने मार्टी और वेंडी को बताया
कि वो दोनों ही उसे छुपके से रिश्वत खिला रहे थे। ये सुनते उनके बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। फिर गुस्से गुस्से में मार्टी और वेंडी ने थेरेपिस्ट के सामने ही सारा सच उगल दिया कि ये लोग एक्चुअल में मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए काम करते हैं। इसी झगड़े के बाद मार्टी घर छोड़कर चला गया। टॉमी हेलेन और वेंडी के बच्चों के साथ इल्लीगल टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले कि जोना उसकी जान गंवा दे, वहां पर पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। हेलेन को लगता है कि शायद वेंडी के बच्चों की संगत में आकर एरिन बिगड़ रही है, बट वेंडी ने हेलेन को साफ साफ बता दिया कि एरिन खुद टॉमी के पीछे लट्टू थी। बेन और रूथ धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, बट बाइपोलर डिसऑर्डर के पावरफुल दवाइयां खाने की वजह से बेन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ रहा था। तो बेन ने डिसाइड किया कि रूथ की खातिर वो दवाइयां लेना बंद कर देगा। वेंडी ने अपनी फैमिली को इस मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस से बाहर निकालने बैकअप प्लानिंग शुरू कर दी। वेंडी को खुद का एनजीओ खोलना था। रूथ को थ्री ने बताया कि वायट डार्लिन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। रूथ के बहुत समझाने के बावजूद भी वायट डार्लिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बेन जोना का बेस्ट फ्रेंड बनते जा रहा था। लगुना कार्टेल के कुछ गुंडे नवारो से बदला लेने ओजार्क में घुस गए। मार्टी की फैमिली तो इनके हमले से बच गई, बट लगुना ने नवारो की मनी शिपमेंट को जलाकर फ्रैंक सीनियर के बंदों को मार दिया। बेन और जोना ने समय रहते रूथ को इनके हमले से बचा लिया। ये सारा इंसिडेंट जोना के ड्रोन कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। लगुना के इस हमले में टॉमी भी मारा गया। ट्रेवर को लगता है कि यह हमला मार्टी ने किया होगा ताकि वो टॉमी को रास्ते से हटा सके। रूथ ने एफबीआई को बताया कि वो इस अटैक के बारे में कुछ नहीं जानती। सबके बीच फुल ऑन ब्लेम गेम चल रहा था। मार्टी ने फ्रैंक सीनियर को क्लियर कर दिया कि इस हमले के पीछे लगुनास का हाथ था। लगुनास नवारो का मनी शिपमेंट रोककर उससे बदला लेना चाहते थे, उस घोड़े वाली हरकत का जवाबी हमला। माया समझ गई कि मार्टी जरूर सैम जैसे लोगों की मदद से कसिनो में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, तो माया अब सैम पर प्रेशर डालने लगी। फ्रैंक जूनियर को लग रहा था कि शायद वो अटैक रूथ ने करवाया होगा, तो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने फ्रैंक जूनियर ने रूथ को बुरी तरह से पीटकर हॉस्पिटलाइज कर दिया। इस हादसे के बाद मार्टी ने फ्रैंक सीनियर के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए, बट रूथ को बदला चाहिए था। अनटचेबल होने के बावजूद भी फ्रैंक जूनियर ने उस पर हाथ कैसे उठाया? रूथ चाहती थी कि मार्टी फ्रैंक जूनियर को मार दे, बट मार्टी को खून खराबा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वाइट ने डार्लिन को बताया कि रूथ ने उसके पापा को मारा था। यह सुनते ही डार्लिन ने भी वाइट को अपना सीक्रेट बता दिया कि जेकब की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, डार्लिन ने जेकब का मर्डर किया है। बर्ड फैमिली का सीक्रेट जानने के बाद से ही उनकी थेरेपिस्ट मार्टी से और पैसा हड़पने उसे ब्लैकमेल करने लगी। सू का मुंह बंद रखने हेलन ने उसे मरवा दिया। वेंडी ने एंड्रयू वेड नामे एक पॉलिटिकली पावरफुल बिजनेसमैन के साथ मिलकर एनजीओ के काम को आगे बढ़ाया। मार्टी और वेंडी को पता चला कि सू को हेलन ने मरवा दिया। कस्टडी से छूटने के बाद वेंडी और हेलन के बच्चे कम्युनिटी सर्विस यानी साफ सफाई का काम कर रहे थे। यहाँ एरिन और जोना के बीच भी कनेक्शन बढ़ने लगा। मार्टी माया को करप्ट लोगों के खिलाफ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था, बट जब तक मार्टी खुद सरेंडर नहीं करता, माया ने उसकी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर वेंडी ने सेनेटर वेड की मदद से ये खबर एफबीआई के हेडक्वार्टर्स पहुंचाई। माया के इस ईगो वाले प्रॉब्लम को देखकर उसकी बॉस ने माया को धमकी दी कि मार्टी का वारंट पूरा होते ही वो माया को ओजार्क से वापस बुलवा लेगी। रूथ पर हुए हमले के बाद से ही बेन का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। वेंडी और मार्टी ने उनके चैरिटी फाउंडेशन की लॉन्च पार्टी रखी थी। बेन गुस्से में इस पार्टी में घुस गया और सबके सामने मार्टी पर हाथ उठाया, क्योंकि बेन को लगता है कि इन्हें रूथ की मदद करनी चाहिए। बेन का बाइपोलर डिसऑर्डर धीरे धीरे बर्ड फैमिली के बिजनेस में प्रॉब्लम बन रहा था। बेन से छुटकारा पाने मार्टी और वेंडी ने उसे स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। बेन ने यह भी भांप लिया था कि वेंडी ने ही रूथ के पापा को मरवाया था। रूथ को अपने साइड करने डार्लिन ने शेरिफ निक्स से सेटिंग लगाकर बेन को आजाद कर दिया। हॉस्पिटल से निकलते ही बेन गुस्से में सीधा हेलन के घर चला गया। यहाँ बेन ने एरिन को हेलन की सारी सच्चाई बता दी कि उसकी मम्मी एक मर्डरर है जो मेक्सिको के नवारो ड्रग कार्टेल के लिए काम करती है। जैसे ही रूथ और बर्ड्स को बेन की इस हरकत के बारे में पता चला, वो समझ गए कि हेलन अब नेल्सन को भेजकर बेन को मरवा देगी। एरिन ने शार्लेट से कंफर्म किया कि बेन हेलन के बारे में बिल्कुल ठीक बोल रहा था। अपनी मम्मी की सच्चाई पता चलते ही एरिन उसे छोड़कर वापस शिकागो चली गई। माया को ओजार्क में अटकाए रखने मार्टी ने जानबूझकर कसिनो का प्रॉफिट बढ़ा दिया ताकि एफबीआई मार्टी का सर्च वारंट एक्सटेंड कर सके। नेल्सन लगातार बेन के पीछे पड़ा हुआ था। बेन की जान बचाने की खातिर वेंडी उसे लेकर ओजार्क से बाहर चली गई, बट बेन के मूड स्विंग्स वेंडी से हैंडल नहीं हो रहे थे। मौका मिलते ही बेन कोई ना कोई बड़ी गलती कर देता था।
पहले इसने लोकल पुलिस को सब कुछ बता दिया, बाद में हेलन को कॉल करके उससे माफी मांगने लगा। वेंडी समझ गई कि उसके बाइपोलर भाई की जान बचाने के चक्कर में वो अपनी पूरी फैमिली की जान खतरे में डाल रही थी। तो वेंडी ने ना चाहते हुए भी नेल्सन को बेन की लोकेशन बता दी और अपने भाई को मरने के लिए छोड़कर वापस आ गई। बेन को मारने के बाद नेल्सन ने उसकी बॉडी मार्टी के फ्यूनरल होम में शिफ्ट करवा दी। बेन का अंतिम संस्कार करके रूथ वेंडी से झगड़ने चली गई। रूथ को पूरा यकीन था कि बेन की मौत के पीछे जरूर वेंडी का ही हाथ होगा। माया ने सैम को मनी लॉन्ड्रिंग का सस्पेक्ट बनाकर पकड़ लिया। मार्टी की मदद करने के चक्कर में बेचारे का ब्रेकअप तक हो गया। नवारो के न्यूबॉर्न बेबी का बैप्टिज्म चला था कि तभी लगूना कार्टेल ने उन पर हमला कर दिया। लकीली नवारो का बेबी उस हमले से जिंदा बच गया। बेन वाले इंसिडेंट के बाद हेलन ने नवारो को बताया कि वो ओजार्क से बर्ड फैमिली को हटाकर उनकी जगह लेना चाहती है। मार्टी और वेंडी भी समझ गए थे कि उनकी लगातार गलतियों की वजह से वो नवारो के सामने कमजोर दिख रहे थे। नवारो का भरोसा वापस जीतने इन्हें कुछ बड़ा करना होगा। वेंडी ने बेन की कुर्बानी की आड़ में नवारो से सिंपैथी लेने की कोशिश की, बट उसका कोई फायदा नहीं था। तभी मार्टी को पता चला कि जोना के पास लगुनास के हमले की रिकॉर्डिंग थी। अमेरिका की जमीन पर घुसकर किसी मैक्सिकन कार्टेल ने हमला किया था। बस फिर क्या था, मार्टी ने इस ड्रोन फुटेज के स्क्रीनशॉट्स माया को दे दिए। माया इतनी बड़ी लीड को इग्नोर नहीं कर सकती। मार्टी से मिले सबूतों की बुनियाद पर FBI ने लगूना कार्टेल को धर दबोचा और इस तरह से मार्टी ने सिंगल हैंडेडली नवारो और लगूना के बीच चले ड्रग वॉर को खत्म कर दिया। मार्टी की मदद की वजह से नवारो इस वॉर में जीत गए। जोना शॉटगन लेकर बेन का बदला लेने हेलन के घर चला गया, बट हेलन ने जोना को बताया कि बेन की लोकेशन खुद वेंडी ने लीक की थी, वो तो बस अपना काम कर रही थी। मार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हेलन ने भी मार्टी को फंसाने की फुल प्लानिंग करके रखी थी। ट्रेवर की मदद से हेलन ने मार्टी का कन्फेशन बनवाया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मार्टी सरेंडर करने के बाद नवारो को फंसाने की तैयारी में था। माया ने फौरन ये खबर मार्टी तक पहुंचाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नवारो ने एकदम अर्जेंटली मार्टी, वेंडी और हेलन को उसके बेबी का सेकंड बैप्टिज्म अटेंड करने मेक्सिको बुलवा लिया था। रूथ मार्टी के मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को छोड़कर डार्लिन के हेरोइन बिजनेस में घुस गई। रूथ का बदला लेने डार्लिन ने फ्रैंक जूनियर का तीसरा पैर उड़ा दिया और फ्रैंक सीनियर को अपने हेरोइन बिजनेस में शामिल करके आपस में मांडवली कर ली। मेक्सिको में लैंड होते ही नवारो ने हेलन को मरवा दिया और बर्ड्स को बताया कि आज से इन तीनों के बीच एक नए बिजनेस की शुरुआत होगी। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।